नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की। ये शब्द आप भी आजकल सुन रहे होंगे। ये शब्द जिसके कई मायने हैं, ये शब्द जो शायद सबको मालूम भी होना चाहिए, पर जो बड़ी मीडिया संस्थान है शायद वो आपको ये चीज़ें ना बताएं, क्योंकि वो भी वो दिखाना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, चाहे फिर वो धर्म से जुड़ा हुआ चाहे वो और कोई मामले हों। पर आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की, जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो जानकारी साझा होती है, उस जानकारी में बड़े खुलासे हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं। राजनीतिक दलों के लिए एक तरह की करेंसी डेवलप की जाती है जो राजनीतिक दलों को दी जाती है, और वो अब तक किसी पे राइट नहीं था कि वो जानकारी उसे मिल सके। पर सुप्रीम कोर्ट जब इसमें आते हैं, उसके बाद इस जानकारी को अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर लिया गया है। और जैसे ही यह वेबसाइट पर अपलोड होती है, उसके बाद कई चीजें निकलकर सामने आने लगती है, और इसमें मजेदार चीजें हुई हैं। तो आप जितने लोग जुड़ेंगे एक शेयर करिएगा, क्योंकि समझना जरूरी है इलेक्टोरल बॉन्ड और कौन लोग थे, कौन कंपनियां थी जिसने इसमें राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, अगर सरल भाषा में मैं कहूं। तो आइए इस पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं जो इस पर बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे। सेमवाल जी, इलेक्टोरल बॉन्ड, और मैं कहूं सरल भाषा में तो चंदा, राजनीतिक दलों को जो दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम फैसला देता है कि इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर वो पूरी डिटेल डाल दी गई है। दो चार चीजें हैं और खुलासे भी मैं इसे कहूंगा, और ये खुलासे ऐसे हैं जो हमारी आंखों के पर्दे जो डाल दिए जाते हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सीधी बात, क्योंकि अब जनता को भी जानना चाहिए, क्योंकि बड़े जो नेशनल टेलीविजन है वहां पर कई बात नहीं हो रही है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आवाज है जनता तक पहुंचे। क्या कहेंगे? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को अपराध और अवैध घोषित किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जब ये लागू किया जा रहा था, जब ये स्कीम मोदी जी लाए थे, तो तत्कालीन वित्त मंत्री जेटली जी ने कहा था कि इससे राजनीति में चंदे में लेने में पारदर्शिता आएगी। लेकिन आज हाल ये हो गया कि इसी को जो है आरटीआई के दायरे से भी बाहर किया गया, और सभी तरीके से इसको छुपाने की कोशिश की गई। तो इसको लाया तो इसलिए गया कि भाई इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन इसे भाजपा ने सिर्फ अपने उगाही के लिए यूज़ किया। और इसमें जो दो तीन चीज़ें हैं, इसमें जो टॉप 5 कंपनियां हैं जिन्होंने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है, वो टॉप 5 कंपनियों ने एक तो भाजपा को दिया है, और उन टॉप 5 कंपनियां वो हैं जिन पे ईडी की जांच चल रही थी। बिल्कुल। और उन टॉप 5 में से 3 कंपनियां, चाहे मेदांता हो, चाहे फ्यूचर गेमिंग हो, या मेगा कंस्ट्रक्शन हो, ये फ्यूचर गेमिंग लॉटरी से संबंधित है, और ये जो वेदांता है ये खनन की बड़ी कंपनी है। तो और जब इन पे ईडी की जांच चल रही थी, उस दौरान इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है चंदा दिया भाजपा को। तो आप जाहिर बात है ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मतलब एक प्लानिंग के तहत ईडी का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, और उसका किस तरीके से अपने हित में भुना रही है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता के नाम पे ये चीज़ शुरू की गई, और सबसे बड़ा धक्का हमें इस बात पे लगा कि आम जो इन्वेस्टर होता है, आम जो खाता धारक होता है, अब एसबीआई के सबसे ज़्यादा खाता धारक हैं जी। और अगर एसबीआई जैसी जो बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट जो उनसे मांग रहा है कि भाई इसकी डिटेल्स हमें दो, अगर एसबीआई भी छुपा रहा है, तो बड़ी बात यह है कि एसबीआई पे किसका दबाव है, ये एसबीआई को साफ करना चाहिए। और स्टेट बैंक जैसी एजेंसियां भी अगर राजनीतिक दलों के दबाव में काम करेंगी, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ भले ही कितने भी रिश्ते मजबूत हो जाए मोदी जी के साथ उनके, लेकिन आम जो इन्वेस्टर है, आम जो खाता धारक है, उसका विश्वास एसबीआई से घटेगा। और बड़ी बात यह है कि एसबीआई ने चालाकी करते हुए
कुछ जानकारियां तो दी, लेकिन जो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है उसकी जानकारी जानबूझ करके उसने नहीं दी। बिल्कुल। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार भी लगाई इनको लेकर कि भाई किसने वो बॉन्ड दिया, किसने खरीदा बॉन्ड, किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड, और किसने उसको भुनाया। बिल्कुल। अगर अल्फा न्यूमेरिक ये इंफ्रारेड लाइट में पड़ जाते हैं, और एसबीआई का कहना है कि साहब इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया, अगर एसबीआई की मंशा साफ थी तो जब से ऑर्डर किया तब से लेकर के इन 17-18 दिनों में कितने अल्फा न्यूमेरिक नंबरों की जानकारी जुटाई गई, कम से कम उतना तो देना चाहिए था। और सबसे बड़ा मतलब अहम सवाल तब उठता है कि जब एसबीआई उस समय मौजूद नहीं थी, जब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोसेस में पूरी जांच बात मतलब बहस चल रही थी, तो कायदे से अगर एसबीआई इसमें गंभीर होती है और एसबीआई गलत नहीं है तो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के उसमें शामिल रहना चाहिए था, किसी न किसी अधिकारी को एसबीआई के। तो ये एक ऐसा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए कि एक इतनी बड़ी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी अगर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा देने के लिए अगर इस तरीके का काम करेगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। और जबकि हमारा साफ साफ मानना है कि ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। मैं अभी आऊँगा, अभी तो ये छोटी सी शुरुआत हुई है, इसे थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब उन मुद्दों पे बात करते हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। सिंबल जी, कुछ डिटेल्स निकाली गई हैं, कुछ कंपनियों के नाम आए हैं, उन्होंने भी चंदा दिया है। एक नवयुगा कंपनी है। अब मैं इस नवयुगा को क्यों बोल रहा हूं, नवयुग या नवयुगा जो भी इंटरप्राइज वो है, उस की बात मैंने क्यों करी है और वो उत्तराखंड से कैसे जुड़ती है, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। अभी आपने रैट माइनर्स सुना होगा, आपने बाबा बौखनाक की बात सुनी, आपने सुना कि किस तरीके से सिलकारा जो टनल में हादसा होता है और उस टनल को जो बनाने वाली, जिसे टेंडर मिला है, वो कंपनी वही नवयुगा कंपनी है जिसे सिलकारा का टनल का टेंडर मिला था। सेम वाली दो अचंबा करने वाली चीजें हैं कि एक तरफ करोड़ों रुपए का चंदा, उसके बाद क्या कहेंगे इस पर? ये जब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड जब एक बार एसबीआई दे देगी तब ये बिल्कुल और ज़्यादा साफ स्थिति हो जाएगी। जैसे आपने नवयुग कंस्ट्रक्शन का नाम लिया, इस कंपनी में मुंबई में पहले से मुकदमे दर्ज हैं, कई मजदूर मारे गए थे, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी इसने एस्केप टनल नहीं बनाई थी नवयुग कंस्ट्रक्शन ने, और एस्केप टनल ना बनाना अपने आप में एक अपराध है, लेकिन एस्केप टनल ना बनाने को लेकर के भी नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि मतलब हमारी ओर से राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने और तमाम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी कि भाई इसका जो टेंडर है इसका काम वापस ले लिया जाए और इसको भविष्य में कोई भी इस तरीके का काम न दीजिए, इसको कायदे से ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड, हम लोग तो यही आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि यार किस नेता से इसकी इतनी खास है कि उसको मुंबई में भी जो है इस पे मुकदमे दर्ज हैं, तब भी इसको उत्तराखंड में काम दे दिया गया, और उत्तराखंड में भी इसने जो है जो मानक हैं उसकी सीधे सीधे अनदेखी की, उसके कारण जानें इतनी खतरे में पड़ गई। वो तो दैव योग है जिसके कारण जो है ये लोग बच गए, वरना जिस हिसाब से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी और जितने इतने दिन तक रैट माइनर्स भी कई दिन के बाद वहाँ पे गए, और जिस तरीके से कोई और मतलब वहाँ पे मलबा नहीं गिरा, नहीं तो वो पूरी टनल भी धंस सकती थी। किस तरीके से वो गलत जगह पे वो टनल बनाई गई जहाँ पे वो पानी रिसता है, वहाँ पे तो कायदे से टनल ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इन तमाम, और एस्केप टनल भी उन्होंने बनाई नहीं जो कि उसके टेंडर की शर्तों में थी। इसकी इतनी भारी गलती होने के बावजूद भी नवयुग कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया और वो चालू रखे हुए काम, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो तब हमें भी आश्चर्य हुआ था इस बात का कि आखिर, हमने तो ये सोचा था कि इससे हो सकता है कि यहाँ पे ठेका देते हुए कोई कमीशन वमीशन एडवांस में ले लिया गया होगा, लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से सामने आई कि इसने 9 करोड़ रुपए समथिंग जो है चंदा दिया, और अभी तक तो ये एक ही केस सामने आया है। अगर इससे आगे पीछे की और जानकारियाँ करी जाएं कि और किस तरीके से इसका क्या मिलान अगर किया जाए, तो ये पता चल जाएगा जो नेक्सस है, किस तरीके से उत्तराखंड में और भी कंपनियां हैं। यहाँ पे जितनी कंपनियां उत्तराखंड से बाहर की काम कर रही हैं,
चाहे वो एनएच में एनएच के काम में लगी हुई कंपनियां हों, चाहे वो आपदा प्रबंधन में काम में लगी हों, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण के कामों में लगी हुई, ये तमाम कंस्ट्रक्शन के कामों में जितनी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद और गुजरात की और मुंबई की जितनी भी कंपनियां लगी हुई, चंडीगढ़ की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तो उनका भी अगर ये चीज़ें एक बार क्लियर हो जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, अल्फान्यूमेरिक के जरिए, तो ये पता चलेगा कि किस पार्टी किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस तरीके से भाजपा ने या दूसरी पार्टी ने नहीं बुलाया। तो इससे हम लोग एक लिंक मतलब मिलान कर सकते हैं कि इनको उत्तराखंड में ठेका दिए जाने के पीछे क्या कारण थे, या इस तरीके के जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, इस तरीके से जो तमाम भ्रष्टाचार के जो हैं उन पे कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके पीछे क्या बड़े कारण थे, इसको एक तरीके से किया जा सकता है, मतलब मिलान किया जा सकता है। दूसरा, जिस तरीके से अभी तक अंबानी और क्या बोलते हैं, हाँ, अंबानी और अडानी की जैसी इतनी बड़ी कंपनियां, हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते कि भाई अडानी और अंबानी पे इतना करीबी होने का ठेका लगता है कि भाई पूरा देश इन्होंने बेच खाया। उत्तराखंड में आप लगा लो कि जहाँ भी कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे भी ये आमतौर पे कहा जाता है कि अच्छा, ऋषिकेश में BHL से लोगों को हटा रहे हैं, बोले जी अडानी को दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर रहे हैं, बोले वो एयरपोर्ट अडानी को दे देंगे। अच्छा, माजरी ग्रांट में वहाँ पे किसानों को हटा रहे हैं, वहाँ पे जमीन एक्वायर हो रही है, बोले अडानी आ रहा है। मतलब हर जगह अडानी और अंबानी का शोर है। और ऐसे में हम ऐसे कैसे मान लें कि, और ये नवयुग कंस्ट्रक्शन से भी अडानी की कंपनियों का वो जोड़ा गया था, उससे भी उनका डायरेक्ट कुछ ना कुछ लिंक था, उससे पुराने आप गूगल करेंगे तो तमाम उनके लिंक निकल के आ जाएंगे। तो अभी ये जो लेटेस्ट है कि भाई 55 करोड़ रुपए जो है, मतलब आज जो घोषित हुआ है कि 55 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने खरीदा, अपने आप में 55 करोड़ ह्यूज अमाउंट है। तो नवयुगा कंपनी ने जो 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, तो जाहिर सी बात है कि अब ये चीज़ें मतलब क्रॉस चेक करने में और मिलान करने में ये बात सामने आती है कि अच्छा, ये कारण था कि जो नवयुग कंस्ट्रक्शन ने इतने लोगों को जान आफत में डाली और उसके बावजूद फिर भी किसी का एक्सप्लेनेशन तक कॉल नहीं किया गया। तो इस तरीके से अगर और जांचें और ये चीज़ें सामने आ जाएं, और अभी तक आप ये लगा लो कि इतना अडानी अंबानी की कंपनियां करीब होने के बावजूद भी भाजपा सरकार की, उनका नाम ही अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड में सामने नहीं आ पाया है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अडानी अंबानी की कितनी ऐसी कंपनियां हैं, हो सकता है कि डायरेक्ट वो कंपनियां नहीं जुड़ी हुई हों, कितनी सेल कंपनियां हैं, किस तरीके की कंपनियां हैं कि, तो इस बात की थोड़ा सा और जब ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और इसमें अभी मतलब हमारी तो ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को इस न सिर्फ ये जानकारी, भले ही चुनाव आयोग ने अपनी साइट पर डाली आधा अधूरी, हम लोग तो ये कहेंगे, मतलब अनुरोध करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी फर्दर इंक्वायरी जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल फर्दर, ये तो अभी एक टिप ऑफ आइसबर्ग है कि अभी तो मतलब ये खुला है मामला, लेकिन इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, ये जिसको क्या क्या चीज़ें मतलब रही हैं कि कितनी कंपनियों का पहले ईडी जांच कर रही थी, और किस टाइम पीरियड में जांच शुरू हुई, किस टाइम पीरियड पे उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और फिर किस टाइम पीरियड पे उनकी फाइलें बंद हो गई। तो ये कनेक्शन मतलब हमें कनेक्ट करने में जो है आसानी रहेगी, और इन चीज़ों की इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ इसकी खुली इंक्वायरी करानी चाहिए, फर्दर इंक्वायरी करानी चाहिए, बल्कि इसको समय समय पे जनता के लिए सार्वजनिक भी किया जाते रहना चाहिए। तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र जो है मतलब तैयार हो पाएगा। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें अगर वो नहीं हो पाई, जैसे आपने देखा होगा कि भाई प्रधानमंत्री राहत कोष है, लेकिन उसके बाद एक अलग से कोविड के टाइम पे एक नया फंड भी क्रिएट किया गया कि PM केयर, लेकिन उसके लिए RTI में कोई आप सूचना ही नहीं ले सकते। तो जिस तरीके से PM केयर जैसे फंड भी हैं, ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा ही फंड है। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे ज़्यादा फायदा है, आप लगा लो कि 6,600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जो मतलब 50% के आसपास जो है सीधे सीधे भाजपा को मिला है। और जाहिर सी बात है कि जो सत्ताधारी पार्टी होगी वो अपने तमाम ED, IT, SIT इन सब का इस्तेमाल करके प्रेशर बनाती है कंपनियों में। और ये जो टॉप मैंने 5 कंपनियों के नाम आपको बताए कि 5 कंपनियों में से 3 पे जब ED की इंक्वायरी चल रही थी, ED का शिकंजा था, उस दौरान उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो राजनीतिक शुचिता की बात करें तो भैया कायदे से तो भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा की सरकार को वो उनके इलेक्टोरल बॉन्ड लेने नहीं चाहिए थे। और अगर भाजपा ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, उनसे भुनाए हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड, तो ये कनेक्शन मतलब बिल्कुल फिट हो जाएगा कि आप लोकतंत्र में कंपनियों को पहले ED से डराते हैं,
फिर उनका भयादोहन करते हैं और उसका फ़ायदा जो है आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए करते हैं। ऐसी पीएम केयर जैसा फंड है, आपने कोरोना के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए, लेकिन फिर आपने कह दिया कि साहब ये आरटीआई के दायरे में नहीं है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सर्वोच्च जो पावर है सुप्रीम कोर्ट है किसी भी कानून को और इन चीज़ों को लागू करवाने के लिए और इसको देखने के लिए, तो हम लोग चाहेंगे कि लोकतंत्र, क्योंकि आज की डेट में चुनाव आयोग जिस तरीके से, चुनाव आयोग में आज चुनाव आयुक्तों पे राजनीतिक दलों का शिकंजा हो रहा है। अभी जिन्होंने जिस चुनाव आयुक्त ने अभी पिछले दिनों इस्तीफा दिया, वो नौकरी से रिटायर होने के दूसरे दिन उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तो साफ साफ लगता है कि क्या कनेक्शन है। आपने आज रात नौकरी से रिटायर हो रहे हो, दूसरे दिन आप जो है चुनाव आयुक्त रूप में मतलब तैनात हो जा रहे हो, सारी फाइलें चल जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब आपने पद पे रहते हुए, सेवा पे रहते हुए उस राजनीतिक दल को सपोर्ट किया होगा, उसी का फायदा जो है आपको चुनाव आयुक्त के रूप में मिला। तो इसको भी, एक तो चुनाव आयोग पे जिस तरीके से राजनीतिक मिली भगत के लगातार आरोप बढ़ते जा रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां, आप उनकी तो गाड़ियां पकड़ रहे हैं, उन पे तमाम तरीके के शिकंजे लगा रहे हो, और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हेलीकॉप्टर से भी पैसे ले जा रही हैं, नोट फेंक रही हैं, ऐसे तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। तो चुनाव आयोग भी जिस तरीके से आज की डेट में राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, उस तरीके और जिस तरीके से ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी बातें उभर के सामने आई है, हम तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी फर्दर जांच करानी चाहिए, तभी जा कर के पूरे देश में लोकतंत्र की कुछ रक्षा हो सकती है। नहीं तो लोकतंत्र एक तरीके से जो पार्टी सत्ता में है उसी के गुलाम बन करके रह जाएगी, उसी से गिरवी बन के रह जाएगी। अभी इसके आगे भी चलते हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है, यह साफ नजर आता है। लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से हो रही है, यह आप सब, इसका उदाहरण इलेक्टोरल बॉन्ड है। और जैसे सिम्बा जी ने कहा, 6,600 करोड़ के आसपास जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो भाजपा को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, उसे भी लगभग 1400 के आसपास, 1420 या इसके आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। वहीं तीसरे नंबर पे कांग्रेस को भी 1200 या 1300 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। उसका ऐसे ही कई अन्य पार्टीज हैं ऐसी। पर सवाल अब सबसे बड़ा जो इसमें है वो आ जाता है कोरोना काल में। जब हम वापस जाते हैं, एक वैक्सीन का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। उस वैक्सीन को यह कहा गया कि ये भारत निर्मित है, सेफ वैक्सीन है, और सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास किया, उस पर तस्वीरें लगाई गई और सारी चीजें हुई। पर उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, उनकी कंपनी जो भारत बायोटेक नाम से थी, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया। ये क्या कारण ऐसा पड़ गया, ये बड़ा सवाल है सिंघल जी। ये साफ साफ कनेक्शन दिखता है ना, इस्टेब्लिश होता है कनेक्शन कि आपको, इसका मतलब आपको ये कोविशील्ड बनाने का काम ही इसलिए दिया गया कि ताकि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को ये करें। ये एक तरीके से आपदा में अफसर है, जिस आपदा में अफसर की बात ये करते हैं वो सीधा सीधा वही है। और उसका कोविशील्ड का कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, ये पूरी जनता ने इस बात को देखा भी। तो जाहिर सी बात है कि अगर राजनीतिक पार्टियां और ख़ास करके सरकारें, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारें जिस पे आज की डेट में जिनको लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, और उनको लगता है कि भाई ये देश के सबसे राष्ट्रवादी हैं, और एक राष्ट्रवादी सरकारों, राष्ट्रवादी ठप्पा लगाने वाली सरकारों का अगर इस तरीके का चरित्र अगर सामने आएगा, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से सामने आया है, या जो कोरोना के टाइम पे कोविशील्ड खरीदने को लेकर के जिस तरीके से कंपनी ने किया है, तो ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए चुनौती भी है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, 1300 करोड़ समथिंग है। 1300 करोड़ तो एक फीचर गेमिंग कंपनी ने दे दिया, एक ही कंपनी ने 1300 करोड़ तो एक ही कंपनी ने भाजपा को दिया। जितना पूरा चंदा आज कांग्रेस को मिला, एक कंपनी ने वो अपनी ओर से दे दिया। तो आप लगा सकते हो कि सत्ता का जो दुरुपयोग, जो ईडी से जो इनका कनेक्शन लगातार है कि भाई वही कंपनियां क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में और आपको दे रही हैं, क्या कारण है। बिल्कुल। तो इसकी फर्दर जांच होनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी जिन पे ईडी का शिकंजा था, उन्होंने चंदा दिया, और फिर उसकी जांच आपने ठंडे बस्ते में। अच्छा, मैं इसी पे बात कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, डेक्कन क्रॉनिकल एक बड़ा ब्रांड है। एक खबर 20/12/2023 की, सिंबाल जी, ये आप अपने उसके लिए रख सकते हैं। 20/12/2023 की खबर होती है, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप लिस्ट में देख सकते हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि रेड पड़ती है।
और उस कंपनी का नाम वहां पर लिस्टेड है इलेक्टोरल बॉन्ड की। सवाल यह है कि दिसंबर में रेड पड़ना, उसके बाद 11 जनवरी 2024 को यही कंपनी चंदा दे देती है इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें। ये बड़ा एक ये चीज आपने जो बोली है कि 23 में दिसंबर में ईडी की रेड पड़ती है, उसके बाद दूसरे ही अगले ही महीने वो ऐसा क्या हुआ कि चंदा आपने वहां दे दिया? इसको बोलते हैं भया दोहन। भया दोहन की बात यही है कि भाई आप ईडी का इस्तेमाल दो तरीके से कर रहे हो। या तो आपको दूसरी पार्टी में जो नेता लग रहा है कि भाई आपकी भाजपा में शामिल नहीं हो रहा है या भाजपा के कैंडिडेट के लिए वो खतरा हो सकता है, उस पर आप ईडी की रेड करवा दे रहे हो जो आपकी बात नहीं मान रहा है। और या फिर जो कंपनियां आपको पैसा नहीं दे रही हैं या जिनको लगता है कि आप ये पैसे वाली कंपनी है, आप उन पे ईडी की रेड करवा दे रहे हो। और जब वो चंदा दे रही हैं आपको अगले महीने ही तुरंत, तो फिर आप सब ठंडे बस्ते में। अभी एक नेता थे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी जब उन पर रेड पड़ी, और जब पत्रकारों ने अमित शाह जी से सवाल पूछे कि भाई उस पर क्या कार्रवाई हो रही, तो वो बोले कि इस पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे भाई आप? मतलब वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में डुबकी मार गया, तो मतलब आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। अब उसकी सारी जांचें खत्म हो गई, डंप हो गई। तो ये अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि खुलेआम हो रहा है। पर सिंबल जी नहीं, एक सवाल तो ये है, लोग तो कहते हुए नजर आ रहे हैं सब सही हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छी पॉलिसीज हो रही हैं, और अभी तक तो ये लगता था कि विपक्ष ये बोलता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इस खुलासे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल मांगी, तो अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है सीधे तौर पर। तो क्या विपक्ष गलत यहां नजर आता है और सब कुछ सही चल रहा है देश में? सवाल यह है कि पत्रकार और मीडिया बड़े हाउसेस हैं। आज मैं ये भी देख पा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं मिल रहा है, आज भी चर्चा नहीं है उस पर, आज भी इस पर सवाल करने वाले नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये हर एक उस पर मीडिया ने सवाल करना बंद कर दिया है जिस पे भाजपा को कोई दिक्कत होती है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे किसानों के आंदोलन हो, चाहे कोई भी ऐसी कोई भी घटना जिसमें सरकारों को कोई दिक्कत होती है, चाहे राज्य सरकारों को होती है चाहे केंद्र सरकारों को होती है, उसमें मीडिया में कहीं कवरेज नहीं है। क्योंकि ये जो दौर है कि जब जनता ही किसी देश में चुपचाप हो जाए, जब जनता ही खामोश हो जाए, तो पत्रकार भी कितना हिम्मत कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा है, इन्होंने पहले मीडिया को खरीदा, पहले जनता चुप हुई, जनता चुप होने के बाद मीडिया चुप हो गई, और आज की डेट में ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई जुम्बिश कहीं नज़र नहीं आती है। तो इसके लिए मैं फिर से ये कहता हूँ कि जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश हो जाए तो उसके बाद समाज को उठ खड़ा होना चाहिए। अगर हमारा समाज, हमारा देश, हमारे देश के नागरिक ये चाहते हैं कि उनका भविष्य, उनकी नस्लों का भविष्य सुरक्षित रहे और कुछ बेहतर बने, तो उनको अपने देश में जो भी कुछ गलत हो रहा है, तो जनता का ये कर्तव्य बनता है कि जिनको भी उन्होंने अपना लोक सेवक बनाया है, जिनको भी उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, उनसे सवाल जरूर पूछें। और इस खास करके इस तरीके के घोटालों में अगर जनता सवाल पूछेगी तो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया चुप रहेगा। अगर जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी, राजनीतिक सामाजिक संगठन सवाल पूछना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे सांस्कृतिक संगठन हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, सोशल जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो अगर इस करप्शन के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में मीडिया भी पहले छोटे मीडिया शुरू कर देंगे। जैसे आपने आज ये सवाल कर रहे हैं, छोटे जितने न्यूज़ पोर्टल्स हैं या जितने ऑनलाइन मीडिया चैनल्स हैं, अधिकतर उनमें ही ये चर्चा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, तो लेकिन ये तभी बढ़ेंगी जब जनता उनको शेयर करेगी, जनता उनको उस पर रिएक्ट करेगी, अपनी राय रखेगी। लेकिन जब कोई कौम ही सवाल पूछना बंद कर दे तो मीडिया भी कितने समय तक उन चीज़ों को लेकर के सवाल पूछेगा। तो और ये पूरे देश के लिए बड़ा खतरनाक होता है। 2024 लोकसभा चुनाव, उससे पहले इस तरीके का ये घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है, सबसे बड़ा स्कैम की बात हो रही है। सवाल यहाँ पर वही खड़े हो जाते हैं, क्या उसके बाद भी एक पार्टी जिसको राष्ट्रवादी का दर्जा दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि हिंदूवादी पार्टी है, जिसमें यह कहा गया कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसमें यह कहा गया कि भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, पर अब ये जो चेहरा निकल कर आया है, अभी तो और जांचें इसमें होनी है,
लोग क्या इसे समझेंगे सिंबल जी? क्योंकि अब 24 का चुनाव है, 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, वहीं विपक्ष खत्म की ओर है, पतन की ओर है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और विपक्ष को भी ताकत जो है जनता से ही मिलती है, सत्ता को भी ताकत जनता से ही मिलती है। तो इस देश में जितना ज़रूरी सत्ता है उतनी ही ज़रूरी एक मजबूत विपक्ष भी है जो सरकारों को ज़्यादा जवाबदेही बना सकता है जनता के प्रति। तो जाहिर सी बात है कि जनता को इस पे एक्शन लेना चाहिए, विपक्षी दलों को इस पे सवाल उठाने चाहिए, तभी जाकर के आने वाले समय में इस तरीके के जो घोटाले हो रहे हैं उस पर लगाम लग सकेगी। नहीं तो कभी पीएम केयर के नाम पे इस तरीके के बड़े घोटाले होते रहेंगे, कभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे होते रहेंगे, कभी फिर से जो इनके पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो नई स्कीम लेके आ जाएंगे कि अब ये स्कीम मतलब बदनाम हो गई है, अब कोई नई स्कीम लेके आ जाएंगे, फिर पब्लिक उसके पीछे लग जाएगी कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो अब तक सवाल उठे हैं, और इस सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला बड़ा सवाल है कि भाई इसमें अडानी अंबानी जैसे जो बड़े दिग्गज लोग हैं उनके नाम क्यों नहीं है। अगर उनके नाम नहीं है तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने चंदा तो दिया ही होगा, तो उन्होंने किस माध्यम से दिया, क्या वो दूसरा माध्यम था, या जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें एसबीआई कुछ छुपा रही है, या उनकी कोई ऐसी नई कंपनियां हैं, सेल कंपनियां हैं जिसके माध्यम से उन्होंने दिया है। तो ये जितनी कंपनियों के नाम सामने आए हैं, 2-2,500 जितने भी कंपनीज के नाम सामने आते हैं, उन सारी कंपनियों की थोरोली जांच होनी चाहिए कि ये कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कंपनियां किस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं, किस कंपनी की शैडो कंपनियां हैं, क्या केवल चंदा देने के लिए इन कंपनियों का काम हुआ है। तो ये इससे भी ये पता चलेगा कि पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी। जैसे आप ये उत्तराखंड 13 जिलों का एक छोटा सा राज्य है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में पूरी गुजरात से लेकर के अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के ज़िले की इस तरीके की तमाम बड़ी कंपनियां, चाहे नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम हो, ऑल वेदर रोड का काम हो, या केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हो, ये जितना भी मतलब कंस्ट्रक्शन के काम पे जितने भी काम हैं वो सारी उत्तराखंड से बाहर की बड़ी कंपनियों के पास हैं। यहाँ पे आए दिन विकास के नाम पे लैंड एक्वायर करने की बातें हो रही हैं, पहले बीएचएल में हो रही हैं, फिर माजरी ग्रांट में हो रही हैं देहरादून के, फिर कहीं तीसरी जगह हो रही है, कहीं एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात हो रही है। तो मतलब कहीं बोलते हैं कि साइबर सिटी बन जाएगा, कभी बोलते हैं कुछ बन जाएगा। तो ये पूरे अभी 5-6 जगहों पे देहरादून में बड़े स्तर पे लैंड एक्वायर करने की बातचीत चल रही थी। तो इस पे ये सवाल मतलब हमें सतर्क रहना चाहिए, पूरी सिविल सोसाइटीज़ को भी, जनता को भी, आम नागरिकों को भी, कि उनके अगल बगल क्या हो रहा है, और संदेह करना चाहिए, और संदेह के माध्यम से फिर वो सच तक पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से ये बड़ी कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं और इस तरीके के बॉन्ड्स के नाम सामने आ रहे हैं, और भया दोहन के लिए ईडी की भूमिकाएं, सीबीआई की भूमिकाएं आपको लगातार देखने को आ रही हैं, तो उससे जनता पे बड़ा दारोमदार हो जाता है कि अगर विपक्ष भी अगर ख़त्म हो रहा है तो विपक्ष को बनाने वाली भी जनता है, सत्ता को बनाने वाली भी जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो अभी जनता के लिए एक अहम समय आ गया है कि उसे उठ खड़ा होना चाहिए और इस पर सवाल उठाने लगने चाहिए। तभी इस पर नेता भी सवाल उठाएंगे और आम संगठन भी सवाल उठाना शुरू बिल्कुल। और अभी ये चर्चा फिलहाल के लिए हम इसलिए भी वो करेंगे क्योंकि अभी और चीज़ें नहीं निकल कर आनी हैं, पर इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं जो लगातार हमने आपको बताए हैं, चाहे वो नवयुगा के हों, चाहे वो शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के हों, चाहे अन्य कंपनियों के हों, चाहे वो भारत बायोटेक के हों, सवाल वही है। और आप भी ज़रूर पूछिएगा, आप भी सोचिएगा कि किस तरीके से बड़ा खेल खेला गया था और खेला जा रहा था, और ये सब आम जनमानस तक ये वीडियो पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे। सरल भाषा में हमने कोशिश की है कि किस तरीके से एक चंदे के माध्यम से कंपनियों को एजेंसीज के थ्रू, जो अभी प्रथम दृष्टिया नजर आता है, वहां पर वो चीजें की जा रही हैं। और हम भी इस पर लगातार आपको अपडेट देंगे कि आगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, जो लगातार ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।